औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शयनशीन पर स्टेज पर बैठे हुए तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व वानियम्बाड़ी के उम्मीदवार जनाब वकील साहब, जनाब कन्नाबी रामन साहब जो AMAMMK के हैं, याजिल साहब, मनीवनन साहब, शंकर साहब जो कैप्टन विजयकांत के DMDK के हैं, राजा साहब, कमलनादन साहब, अन्ना दुराई साहब, कृष्णन साहब, इम्तियाज साहब और मुंबई से तशरीफ लाए साबिका रुकन असम्बली वो स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, वानियम्बाड़ी के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं खड़ा रहूँगा। आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक तफसीली गुफ्तगू को आपने सुना। जनाब वकील साहब ने बहुत से ऐसे मसाइल और इशूज़ पर उसका अपनी तकरीर के दौरान जिक्र भी किया और आपको बताया कि वानियम्बाड़ी में जो तकालीफ है और मसाइल हैं उसको हल करना कितना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस जनाब TT दिनाकरन साहब की AMMK पार्टी के साथ, जिसमें कैप्टन विजयकांत की भी पार्टी है और दूसरे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं। हमारी कोशिश और मकसद एक ही है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, सियासत में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बने और हमारा मानना यह है कि तमिलनाडु की सियासत में, पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल स्पेस है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और मुझे यकीन है कि TT दिनाकरन और कैप्टन विजयकांत की कोशिशों से इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इमर्ज करेगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात मुझे आपसे जो जिक्र करना है कि बहुत से लोगों में ये एक गलत फहमी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से इलेक्शन लड़ रही है और आप तमाम की कोशिश भी यही है और हमारी भी कोशिश यही है और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब के अलायंस का हिस्सा बनी कि तमिलनाडु में फिरका परस्त कम्युनल फोर्सेस को, फिस्ताई ताकतों को, फैशिस्ट फोर्सेस को, उनको इस असेंबली इलेक्शन में शिकस्त मिले। हमारी कोशिश भी है, हमारी दुआएं भी है, मगर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, ये कोशिश तो हमको करना है, मगर कहीं कोशिश करते करते ऐसा ना हो जाए कि हम अपने हाथ पर ही कुराड़ी मार लें। यकीनन हमको ये तमाम कम्युनल और फैसिस्ट फोर्सेस को शिकस्त देना है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वानियम्बाड़ी में आपको एक जो तारीखी मौका आपको मिल रहा है कि आप अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बना सकें। आप इस मौके को मत खोइए और अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल है कि वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वकील पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर वानियम्बाड़ी से असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वकील 5 साल पहले इलेक्शन लड़कर
घर में नहीं बैठ गए। वकील वानियम्बाड़ी के अवाम के दरमियान में रहे। वकील गरीबों की तकालीफ और उनके मसाइब और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करते रहे। वकील जब लॉकडाउन आज से 7-8 महीने पहले हुआ, जब पूरे मुल्क में, तमिलनाडु में, वानियम्बाड़ी में कोरोना अपने उरूज पर था, तो ऐसे वक्त में वकील उन लोगों की खिदमत करने का एजाज उसको हासिल है कि अगर किसी को भूख और प्यास की जरूरत पड़ती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लीडर आपके दरमियान में था। अगर मस्जिद सलामाबाद के फाजिल नायब मुतवल्ली साहब को मदद की जरूरत पड़ी तो वकील दौड़ता हुआ उनके पास गया। अगर किसी का कोरोना से डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, तो बिला लिहाज मजहब मिल्लत मजलिस के सदर ने यह नहीं देखा कि मरने वाले का मजहब क्या है, उसके आखिरी रसूमात उसके मजहब के तहत अदा किए जाएं। वकील ने उन मरने वालों की डेड बॉडी भी उनके अफराद खानदान को उनके पसमानदगान में पहुंचाने का इंतजाम किया। और जब 5 साल पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा तो यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली। मजलिस के उम्मीदवार को करीब 11,000 वोट मिले और एडीएमके के कैंडिडेट हमारी बहन को, निलोफर को 20,000 वोट से उनकी मेजॉरिटी से उनको कामयाबी मिली। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन का यह झूठा प्रोपेगेंडा कि 5 साल पहले भी वकील लड़े थे तो एडीएमके जीत गई थी, मैं उनको बता रहा हूं कि आप आंख के अंधे हो सकते हैं, आपके सर में दिमाग कमजोर होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सोचने समझने की तमीज हम में है। इसीलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि मजलिस की मुखालिफत करना है तो खुलकर करो, डर कर मत करो, गुलामी में मजलिस की मुखालिफत मत करो। हां, अगर तुम किसी अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी चमचागिरी और उनकी खुशामद करने के लिए तुम मजलिस की मुखालिफत कर रहे हो तो याद रखो मैं तुमको जवाब देता आया हूं और देता रहूंगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यकीनन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी उस वक्त से इस मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट भी करवाया जा रहा है और जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसको एंट्रेंस भी करवाया जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को उनसे सौतेला सलूक किया जाए और इनकी पूरी कोशिश यही है कि भारत में जितने कमजोरियां और गलतियां होती हैं वो गलतियां और कमजोरियां नरेंद्र मोदी के सरकार की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर होती है तो वो उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर अपनी कमजोरियों को, अपनी बदनामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वो भारत के संविधान को कमजोर नहीं बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको नरेंद्र मोदी बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं ये हुकूमत सिर्फ एक मजहब को प्रमोट कर रही है, जबकि हुकूमत का काम यह होता है कि वो किसी भी मजहब को प्रमोट ना करे। हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, मगर यह हुकूमत
एक मजहब को प्रमोट कर रही है और इसके प्रमोशन में सबसे ज्यादा काम अगर कोई सेल्समैन का कर रहा है तो उसका नाम भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफ़े अव्वल में शामिल होगा। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर भारत की लोकसभा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को बनाया जा रहा है जिसमें ट्रिपल तलाक भी शामिल है। ट्रिपल तलाक का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह कानून बनाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह बता रहे हैं कि अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरे मैरिजेस की एक्ट में कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट दोनों को सजा देती है, तो अगर किसी मुसलमान को सजा होती है तो 3 साल और किसी गैर मुस्लिम को सजा होती है तो 1 साल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा उसमें गलती यह की कि ये कहते हैं कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो शादी खत्म भी नहीं होती मगर उसको गिरफ्तार भी करना है। जुर्म होगा तो गिरफ्तार करना ना, मगर हमारे वजीर आजम माशाअल्लाह इतना जबरदस्त उनका आईक्यू और दिमाग है कि वो कहते हैं कि शादी तुम ट्रिपल तलाक भी बोलो तो शादी नहीं टूटेगी मगर तुमको जेल भी जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का गलत फैसला था जिसका मैंने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा पार्लियामेंट में मैंने इसकी मुखालिफत की और बीजेपी से उस वक्त भी और आज भी कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर औरतों के हिफाजत के लिए कोई कानून बनना है, खवातीन के लिए, वुमेन के लिए, तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आज हमारे देश में, हमारे कंट्री में 3.2 मिलियन ऐसी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा है मगर अपने शौहर के साथ नहीं है। शादीशुदा है जिसमें हमारी गुजरात की एक भाभी भी शामिल है। उनको भी इंसाफ मिलना है, सबको इंसाफ मिलना, मगर उस पर कानून नहीं बनाएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी जब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था, मैंने पार्लियामेंट में वोटिंग की डिवीजन का मुतालबा किया। जाकर आप रिकॉर्ड देख लो। आज ये डीएमके कांग्रेस के लोग असदुद्दीन ओवैसी को और टीटी दिनाकरन के अलायंस को कहते हैं बी टीम है। आपने क्यों वोट नहीं दिया? क्यों वोट नहीं दिया आपने? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया। अमित शाह जुलाई 2019 में कानून लाए और उसको इतना बदतरीन और गलत तरीके से बना दिया। आपको मालूम उस कानून की तायीद कौन कर रहा था? मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, मेरी स्पीच है सुनो आप, चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम जो एमपी हैं तमिलनाडु के, उनके सामने कहा कि 2008 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मैंने अपोज किया था। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे मैंने यूपीए के साथ होते हुए मैंने उस बिल की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा, 2019 में जब अमित शाह उसके अमेंडमेंट लाए उस वक्त भी कहा यह कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान पर, दलित पर, आदिवासी पर और उन इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो एंटी गवर्नमेंट होंगे। और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस के लीडरों को जेल में डाला जाए, वो कम से कम 5-5, 6-6 साल, 7 साल जेल में रहकर निकलेंगे तो तब उनको दलित, आदिवासी और मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएंगी। तो कांग्रेस के पूरे एमपी खड़े हो गए, कार्तिक चिदम्बरम भी खड़े हो गए। मैंने कहा तकलीफ हुई ना अब तुमको तकलीफ हुई ना अब? बोले तुम्हारा जिक्र किए तो तुमको तकलीफ हुई। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए बिल का सपोर्ट किया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया, वोटिंग का, तो क्या डीएमके ने वोट दिया? कांग्रेस तो आज डीएमके के साथ भाई भाई बन के फिर रहे, मोदी का साथ दिए।
और डीएमके जब मैं वोटिंग किया, वोटिंग का डिवीजन का मुतालबा किया तो डीएमके वॉकआउट कर गए। मैं पूछा डीएमके के लोगों को, अरे वोट डालो ना। वो नो नो नो, इनफ इनफ, हम जा रहे, वी आर गोइंग। मतलब क्यों जा रहे? ठहर के रजिस्टर कराओ। नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर। 300 बीजेपी के एमपी, तमिलनाडु के 38 एमपीज थे। मैंने डिवीजन किया, बोला वोटिंग करो, डीएमके चले गए, कांग्रेस पार्टी चले गई। आपको मालूम, मैं जब वोटिंग का मुतालबा डिमांड किया तो मेरे को खाली 6 वोट मिले, 6 वोट मिले मेरे को। डीएमके वोट नहीं दिए, कांग्रेस वोट नहीं दिए, और आकर बोलते हम CAA को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मेरे से पूछते हैं आप क्यों अलायंस नहीं करें इन लोगों से, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको आज बोल रहा हूं, मैं पहले भी जिक्र किया था और इसके गवाह वकील हैं, इसके गवाह हमारे मजलिस के मसूद हैं। यही डीएमके के इनके डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को मेरे पास आए, बोले मैं आ रहा हूं। मैं बोला मुझे जाना है, बोले नहीं आना है। आए मेरे घर को आए, मेहमान थे। मुझे तकलीफ हो रही है बोलते वक्त, मगर लोग सवाल कर रहे हैं तो बता रहा हूं। मुझसे बैठकर कहा था कि एक सीट आपको देते हैं, वानियमबाड़ी की देंगे, बोले थे ना वकील, आप हमारे माइनॉरिटी कन्वेंशन में आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरा यूपी में प्रोग्राम है। बोले नहीं, हमारे लीडर बोल रहे आप आना, उनके बाजू बैठना, यू मस्ट कम एंड यू मस्ट सिट बिसाइड आवर लीडर। मैं बोला भाई आप अचानक आ गए मेरे घर को, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर आप मेरा प्रोग्राम कैंसिल करो। 12 जिद करके, बड़ा जिद करे, प्रोग्राम कैंसिल कराए, वीडियो निकाले, चेन्नई पहुंचे, 2 घंटे के अंदर बोल दिए कौन ओवैसी, वी डोंट नो हिम। हम उनको बोले ही नहीं। तो मेरे घर में क्या चाय पीने आए थे? ये एम्पायर होटल है क्या मेरा घर? मील्स खाने को आए थे या मौसम की बात करने आए थे? हैदराबाद तमिलनाडु में कितना अच्छा मौसम था, क्यों आए थे मेरे घर को? फिर आप भाग गए ना, मैं नहीं भागा। मेरी बेइज्जती आपने की और आप ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे डीएमके की तरह का कोई मुसलमान लीडर हूं जो तुम्हारे फेंके हुए हड्डियों पर जिंदा हूं। नहीं, याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जिंदगी भर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदगी भर लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ना ही तो हमको आता है ना, सीना दिखाना हमको आता है, पीठ दिखाना हमारी फितरत में नहीं है। जीत हार तो अल्लाह देने वाला है, तुम क्या दोगे? जीतोगे अल्लाह देगा, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। ये काम इनका था। अब बोल रहे बी टीम बी टीम बी टीम, क्योंकि आपके पास क्या सर्टिफिकेट की दुकान है, आपके साथ गए तो आपकी टीम में, नहीं तो बी टीम में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ रही है, मगर क्या फिरका परस्ती 2014 से बढ़ रही? क्या फिरका परस्ती पहले नहीं थी? क्या डीएमके अगर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं करती, अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने लोकसभा में गुजरात के फसादात का जो मोशन आया था उसमें डीएमके ने सपोर्ट किया। अगर जब डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो डीएमके की वजह से हैं। अगर तुम उस वक्त विड्रॉ करते अपनी सपोर्ट को, आज तुम बड़ी हमदर्द दिखा रहे हो। जब तुमको मलाई मिल रही थी, मिनिस्ट्री मिल रही थी, तो तुम खामोश हो गए। क्यों तुम विड्रॉ नहीं किए? जब ये तुम्हारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का,
आप हम पर उंगलियां उठा रहे, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी पर तुम एक उंगली उठाओगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारी तरफ दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से फिरका परस्ती बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी कम्युनल है। अरे तुम्हारे से बड़ा कम्युनल कोई दुनिया में था ना, है ना, रहेगा। बाबरी मस्जिद गई तुम्हारे दौर में। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। आज बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। कमलनाथ बोलता है कि मैं सिल्वर ब्रिक्स भिजाऊंगा। प्रियंका गांधी बोलती है कि मैं वहां पर जाऊंगी। मेरी मस्जिद है ना, वो मेरी मस्जिद है ना, वहां चले गई। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहते हैं। जैसा कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती यकीनन है, खत्म नहीं हुई। अगर फिरका परस्ती खत्म हो जाती, आज मस्जिद में था मैं, जुमे की नमाज, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआ पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। यह सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एंबुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है, यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है, यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है, यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना, तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता। हो क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने, सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में
ये मेरा नहीं, CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है। 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं, और ये जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है, कहां है भाई, किधर है वो बताओ ना। बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा, मेरे बच्चों को कौन बचाएगा, मेरी मां को कौन बचाएगा, मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा, मेरी जान को कौन बचाएगा, मेरी पहचान को कौन बचाएगा। क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? क्या इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो? क्या हम वोट नहीं ले सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हो, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। क्यों डरेंगे आप? और आज के खुतबे में, बयान में मौलाना ने बड़ा अच्छा समझाया कि नमाज में खड़े होकर कब पढ़ना है, नमाज में माफ करना बैठकर कब पढ़ सकते हैं। मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि दोनों जानों पर बैठ के नमाज पढ़ सकते, अलकट पलकट मारकर बैठ सकते, नहीं तो कुर्सी पे कब बैठ सकते, जब आपके पैरों में ताकत कम हो जाती। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बात तो सही बोले, जब पैर में ताकत नहीं है तो ही जानों पे बैठना, नहीं तो अलकट पलकट मारकर बैठना। और डॉक्टर बोले वो भी नहीं, कुर्सी पर बैठना। मगर सियासत में बैठना नहीं है, खड़े रहकर मुकाबला करना है। सियासत में बैठना नहीं, बैठे तो दफना देते आपको। सियासत में खड़े रहना है, सियासत में खड़े रहना है, सीना तान कर खड़े रहना और बोलना हाँ हम लड़ेंगे। जब इबादत, सबसे महबूब इबादत नमाज में यह हुक्म है, तो यह भी इबादत है, बातिल ताकतों से मुकाबला करना, अपने हक को मनवाना, मुत्तहिद होना। क्योंकि इस जमहूरियत में जब तक आपके पास आपकी ताकत नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा आपको। ये सेकुलर पार्टी धोखेबाज है, झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं, इनसे उम्मीद मत लगाओ आप। आज बोल रहे हैं सेकुलर था ना 5 साल पहले, क्या सबने नहीं कहा था कि एडीएमके को वोट दो? सोचो आप, 5 साल पहले ही बोले थे ना, जैसा आज जुम्मे में बोले 5 साल पहले ही बोले थे एडीएमके को वोट दो, एडीएमके को वोट दो। उन्हें क्या करा? उन्हें बोले शर्माओ न, को खाली मुंडी तो भी लाओ, ऐसा बोलो, बोले थे ना। फिर क्या हुआ? उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप बोले उनको वोट दो, हमारी बहन को रुला दिए, नीलोफर को रुला दिए। अब आप बोल रहे नहीं इनको वोट दो। मेरे भाई, ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेल के गोल मारना है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम खुद फुटबॉल बन जा रहे हैं इनके पैरों में। फुटबॉल खेलना है, पॉलिटिक्स में फुटबॉल खेलना है। जिस तरह वो क्या फुटबॉल प्लेयर का नाम है, रोनाल्डो की तरह लेके दौड़ना है। यहां क्या हो रहा? नहीं, हम ही खुद फुटबॉल बन जा रहे। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मैं आपको, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम आवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई, कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मर कर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहात इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। और अगर आज असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर वानियमबाड़ी को आया है
तो मैं वानियम्बाड़ी के अवाम से कह रहा हूं, तमिलनाडु की अवाम से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी को बाकी रखेगा, मैं वानियम्बाड़ी को आता रहूंगा, इलेक्शन लड़ता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, ताइफ का सफर है, अहद के मसाइब और मुश्किलात हैं, ये तमाम हमारे सामने। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। 6 तारीख के दिन निकलकर आप अपने एक कोट पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ और बगैर डरे, सिर्फ रब से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना स्टालिन से डरना है, ना ईपीएस से डरना है, ना ओपीएस से डरना है, ना ओवैसी से डरना है, ना दिनाकरन से डरना है, किसी से नहीं डरना। पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 6 तारीख के दिन बटन दबाकर वानियम्बाड़ी के लिए आप वकील को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला टीटी दिनाकरन तमिलनाडु का राइजिंग पॉलिटिकल स्टार है, हम उनके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।